हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे टॉप 3 बेस्ट पैसिव स्ट्रेचिंग फॉर चेस्ट मसल ग्रुप। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको चेस्ट की पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म करके बताऊं, उसके पहले आपको पैसिव स्ट्रेचिंग के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेनी चाहिए। जैसे कि पैसिव स्ट्रेचिंग में मेनली एक्सटर्नल फोर्स यूज होता है। एक्सटर्नल फोर्स कहने का मतलब जो फोर्स बाहर से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम स्ट्रेचिंग एसेसरीज का यूज करते हैं। स्ट्रेचिंग एसेसरीज कहने का मतलब आप यहाँ पर थेराबैंड की मदद से पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप इस ग्रिल की मदद से पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप इस रॉड की मदद से पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पर दीवार जो वॉल होती है उसकी मदद से पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जो डोर्स होते हैं इनकी भी हेल्प से आप पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। या यहाँ पर आपका कोई जो स्ट्रेचिंग पार्टनर होता है या वर्कआउट पार्टनर या आपका ट्रेनर आपको स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने में हेल्प कराता है। तो यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं स्ट्रेचिंग एसेसरीज। तो जब आप इन स्ट्रेचिंग एसेसरीज की मदद से अपनी स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैसिव स्ट्रेचिंग। और यहाँ पर इस पैसिव स्ट्रेचिंग में मेनली एक्सटर्नल फोर्स यूज होता है। जो स्ट्रेचिंग एसेसरीज हैं वो सारी एक्सटर्नल फोर्स हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि जो चीजें मैंने स्ट्रेचिंग एसेसरीज में बताई है तो सारी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कैसे आया? तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं कि जैसे कि आपने स्कूल में न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था, विच स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में एक दूसरा एक्शन आता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इंटेंसिटी है वो इक्वल होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जांपल यह एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पर तेज से हाथों की मदद से मुक्का मारूंगा तो जितने ताकत से मैं मुक्का मार रहा हूँ उतने ही ताकत मुझे वापस अपने हाथों में महसूस होगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। चलिए इस चीज को एक और एग्जांपल की मदद समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस समय एक इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक मोहतरमा स्विमिंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये अपने पैर से स्विमिंग पूल की जो दीवार है उस पर धक्का मारती हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ताकत लगाई वॉल पे, ठीक है, तो उससे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आया, ठीक है, जिसकी मदद से ये आगे की तरफ बढ़ी, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, जितना ताकत से इन्होंने दीवार पे धक्का लगाया, एफ वॉल ऑन फीट, उसी के जस्ट अपोजिट इक्वल ताकत इनको मिली वापस आने में, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और आपने भी जब स्विमिंग अगर करते हैं तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब आप इस तरह से दीवार पे धक्का मारते हैं पैर से तो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सो यही सिंपली होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अपनी इस स्ट्रेचिंग में, पैसिव स्ट्रेचिंग में एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी यह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जहाँ पर आप ताकत लगा रहे हैं तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट ताकत आपको वापस मिलती है, जिसकी मदद से हम स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप जितना जोर, जितनी ताकत लगाते हैं स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने में किसी ऑब्जेक्ट की मदद से, किसी एक्सटर्नल चीज की मदद से, तो उतना ही फोर्स आपको वापस मिलता है, उतना ही ताकत आपको वापस झेलनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स आपको मिल रहा है, जो बाहरी ताकत आपको मिल रही है, अगर उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया गया और सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। या आपके शोल्डर को डैमेज कर सकती है, या आपके जो शोल्डर के अंदर रोटेटर काफ मसल ग्रुप होता है उनको डैमेज कर सकती है, या आपके जो टेंडन है, जो लिगामेंट प्रेजेंट है यहाँ पर, उनको डैमेज कर सकते हैं, जिसके कारण आपको दर्द महसूस करना पड़ता है अपने शोल्डर जॉइंट पे। यहाँ पर आप स्ट्रेचिंग इसलिए परफॉर्म कर रहे थे कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, लेकिन अगर आपको गलत तरीके से आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंक्रीज होने की वजह आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, आपको इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरह से सही तरीके से आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म करें कि आपको कोई भी इंजरीज ना हो और उस स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने का आपको ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिले। यहाँ पर जल्दी से हम जान लेते हैं किस तरह से आपको इंजरीज होती हैं शोल्डर जॉइंट पे अगर आप गलत तरीके से स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है यह एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन यह उतना स्टेबल जॉइंट नहीं है जितना कि आपका दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि जो हिप जॉइंट होता है वह भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, लेकिन वो बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे हिप जॉइंट पे प्रेजेंट है वो ऐसा होता है कि ये आपकी जो फीमर
फेमर बोन है और यह एक सॉकेट है, ठीक है, तो वहाँ पर पूरी तरह से फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम अपने शोल्डर की बात करें तो ये एक ऐसा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो जहाँ पर ये आपकी ह्यूमरस बोन आपके स्कैपुला के जो ग्लेनॉइड कैविटी है वहाँ पर बस इस तरह से थोड़ा सा टच रहता है, ये पूरी तरह से ऐसे ग्रैब नहीं रहता, ये हल्का सा टच रहता है आपके स्कैपुला से, ठीक है। तो यहाँ पर यह बहुत स्टेबल जॉइंट नहीं होता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है इसके ज़्यादा खिंच जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर यह लिगामेंट की मदद से, टेंडन की मदद से, आपकी जो रोटेटर काफ मसल ग्रुप की जो मसल्स होती है उनकी मदद से, आपकी डेल्टॉइड की मदद से इस ग्लेनॉइड कैविटी में स्कैपुला के अटैच रहता है, फिक्स रहता है। और यहाँ पर शोल्डर जॉइंट में हमारी ह्यूमरस बोन के कम कांटेक्ट होने की वजह से यह बहुत सारे प्लेन ऑफ एक्शन में मूव कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं ना, हमारा शोल्डर जॉइंट इस तरह से रोटेट कर सकता है, इस तरह से रोटेट करता है, मतलब बहुत सारे रेंज ऑफ मोशन में, बहुत सारे डिग्रीज में हमारा ये शोल्डर जॉइंट रोटेट कर सकता है, क्योंकि यह इस तरह का यहाँ पर सिर्फ अटैच है, जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यह एकदम से फिक्स नहीं है, ये बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यह जुड़ा हुआ है हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे शोल्डर जॉइंट पे प्रेजेंट है, जो टेंडन प्रेजेंट है, जो लिगामेंट प्रेजेंट है और जो रोटेटर काफ मसल ग्रुप की जो मसल्स प्रेजेंट हैं और जो डेल्टॉइड की मसल प्रेजेंट है, तो इन सब को मदद से ये हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबल करती हैं, स्थिर रखती हैं, उसको सही पोजीशन में बना के रखती हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेचिंग गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर जो इसका मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है अपने शोल्डर जॉइंट पे। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर एक चेस्ट की स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने हाथ को इस तरह से रखा है दरवाजे के ऊपर और मैं अपने चेस्ट को सामने की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहा हूँ इसके कारण आपको अपने शोल्डर जॉइंट में तकलीफ हो सकती है। चलिए यहाँ पर आपको शोल्डर इंजरी कैसे हो सकती है उसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जिम में आपने जो चेस्ट की स्ट्रेचिंग देखी होगी, बहुत सारी स्ट्रेचिंग इस तरह से परफॉर्म होती है जहाँ पर लोग एक डोर की मदद लेते हैं या फिर आप किसी मशीन का मदद लेकर इस तरह से स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, या फिर आप दीवार के कॉर्नर में इस तरह से जाते हैं और चेस्ट की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं, या फिर आप इस तरह की ग्रिल की मदद से चेस्ट की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं, या फिर आप इस तरह की रॉड की मदद से चेस्ट की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं, या फिर आप इस थेरा बैंड की मदद से चेस्ट की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने सारी स्ट्रेचिंग की क्लिप्स आपको दिखाई, ये आपको इंजरीज दे सकती हैं, ये आपके शोल्डर जॉइंट को डैमेज कर सकती हैं, ये आपके इफेक्टिवली चेस्ट को स्ट्रेच नहीं कर पाती हैं। और ऐसा क्यों नहीं कर पाती, चलिए हम उसको समझते हैं अभी। तो जैसे कि आप इस समय ये क्लिप में देख पा रहे होंगे, यह एक बहुत कॉमन सी स्ट्रेचिंग है जो जिम में लोग अक्सर परफॉर्म करते हैं अपने चेस्ट को स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप हाथ को इस तरह से अपने डोर पे फंसाते हैं तो जो स्ट्रेच आपको महसूस होता है वो सबसे पहले यहाँ से पास होके आपके शोल्डर जॉइंट के पास होके फिर आपके चेस्ट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी सबसे पहली चीज़ आपके जो डेल्टॉइड मसल का सामने वाला हिस्सा है, एंटीरियर पार्ट है, जिसको हम फ्रंट डेल्ट बोलते हैं, वह एंगेज हो जाता है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब आप इस तरह के स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपके शोल्डर का एंटीरियर डेल्टॉइड ज़्यादा एक्टिवली एंगेज होता है इस स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने में, जिसके कारण जितना असर आपके चेस्ट मसल फाइबर को महसूस करना चाहिए उतना इस असर नहीं हो पाता है, उतना असर वहां तक पहुंच नहीं पाता है, उतनी इफेक्टिवली स्ट्रेचिंग चेस्ट की नहीं परफॉर्म हो पाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, जब आप इस तरह की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं जहाँ पर आप अपने हाथ को किसी दरवाजे से फंसाते हैं और फिर चेस्ट को स्ट्रेच परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके शोल्डर मसल ग्रुप के अंदर जो रोटेटर काफ मसल ग्रुप है, जिसमें से 4 मसल आती हैं, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सब स्कैपुलारिस, तो यहाँ पर इन चारों का डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रोटेटर काफ मसल ग्रुप की जो मसल होती है वो बहुत ही सॉफ्ट मसल है, बहुत ही डेलिकेट मसल है, बहुत थिन मसल होती है, बहुत पतली मसल होती है जो आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की मदद से उनको ज़्यादा खींचते हैं तो उनकी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर खास तौर से आपके रोटेटर काफ मसल ग्रुप की सब स्कैपुलारिस मसल, जो कि सामने साइड प्रेजेंट होती है, जो आपका स्कैपुला होता है उसके सामने वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे हमारे सब स्कैपुलारिस मसल को, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस तरह से स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं दरवाजे की हेल्प से, तो यहाँ पर आपकी यह सब स्कैपुलारिस मसल ज़्यादा खिंच जाती है, यह एक्स्ट्रा खिंच जाती है, इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, जिसके कारण इसके डैमेज होने के चांसेस, माइक्रो टीयरिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आपकी यह सब स्कैपुलारिस मसल ज़्यादा खिंचती है, ज़्यादा डैमेज होती है, तो यहाँ पर आपको दर्द महसूस होता है अपने शोल्डर जॉइंट पे, आप उतना इफेक्टिवली स्ट्रेच नहीं परफॉर्म कर पाते अपने चेस्ट मसल की, जब आपकी यह
सब स्कैपुलरिस मसल वीक होती है, कमजोर होती है जब इसमें डैमेज आ जाता है। इस चीज को एक दूसरी तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक तगड़ा चेस्ट वर्कआउट परफॉर्म किया, आपने बड़ा अच्छा हैवी लिफ्टिंग परफॉर्म की चेस्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो यह रोटेटर काफ की सब स्कैपुलरिस मसल है उस पर पहले से ही प्रेशर आया, ठीक है। अब आकर आप ऐसी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं जिसके कारण उसका खिंचाव होगा, तो वहाँ पर जो पहले से डैमेज था अब वो और ज़्यादा डैमेज बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके डैमेज होने की, इसके ज़्यादा टीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो रोटेटर काफ की सब स्कैपुलरिस मसल है ये बहुत ही पतली मसल है, बहुत ही थिन मसल है, ठीक है। और अगर आप इसको आके फिर से स्ट्रेचिंग कर देते हैं, इसके पे खिंचाव डाल देते हैं, तो इसकी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आपको इंजरीज हो सकती हैं अपनी इस शोल्डर जॉइंट पे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी आपका बहुत मूड खराब है, ठीक है, और दूसरा कोई आकर और कुछ बोल दिया आपको, तो आपका जो मूड है और ज़्यादा खराब हो जाएगा और आप क्या करोगे, सारा गुस्सा उस पर निकाल दोगे। तो ठीक इसी तरह से होता है। यहाँ पर आपने चेस्ट की हैवी ट्रेनिंग परफॉर्म की है, जिससे चेस्ट मसल तो स्ट्रेच है ही है, सोर हुई है, साथ ही साथ आपकी सब स्कैपुलरिस मसल भी सोर हुई है। और अब जाके जब स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर देते हैं गलत तरीके से, तो जो सब स्कैपुलरिस मसल जो पहले से कमज़ोर है वो और खींच जाती है, जिस कारण उसमें माइक्रो ट्रॉमा, टीयरिंग हो जाती है उसकी, जिस कारण आपको फिर शोल्डर जॉइंट का दर्द झेलना पड़ता है बाद में। और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपके शोल्डर जॉइंट में टेंडन प्रेजेंट होते हैं। टेंडन क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करता है। यह एक तरह का नॉन इलास्टिक टिश्यू होता है। कहने का मतलब अगर आप इसको खींचोगे और छोड़ दोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आता। अगर एक बार खिंच गया तो खिंच गया। और अगर आप यहाँ पर ऐसे स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आपके टेंडन के खींचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपका टेंडन खिंच गया तो ये वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ पाता, क्योंकि टेंडन का जो नेचर होता है वो इलास्टिक नहीं होता, ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ पाता एक बार खींचने के बाद। तो यहाँ पर अगर आपका ये टेंडन खिंच गया तो यह उतने अच्छे तरीके से आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, उसको स्थिरता नहीं दे पाएगा, उसको पकड़ के नहीं रख पाएगा जितने अच्छे तरीके से यह पहले काम करता था। तो यहाँ पर मेक श्योर आप ऐसी स्ट्रेचिंग ना परफॉर्म करें जिसके कारण आपके टेंडन के ज्यादा एक्स्ट्रा खींचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेम इसी तरह की चीज होती है आपके लिगामेंट्स के साथ। जो लिगामेंट्स आपके शोल्डर जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं वो भी अगर ज्यादा खिंच गए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ पाते। ये जो लिगामेंट होते हैं ये भी एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो स्लाइटली इलास्टिक होती है। कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होते, इलास्टिक होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आप इन लिगामेंट्स को इनके लिमिट्स के बाहर ज्यादा खींच देते हैं तो ये वापस अपने साइज को नहीं गेन कर पाते, क्योंकि इनका जो नेचर है वह स्लाइटली इलास्टिक है या कम इलास्टिक है। तो ठीक इसी तरह से अगर आपके लिगामेंट खिंच गए तो यहाँ पर यह उतनी स्टेबिलिटी, उतनी स्थिरता आपके शोल्डर जॉइंट को नहीं दे पाएंगे जितना ये पहले देते थे नॉर्मल स्टेट पे। तो ये तो आपने जान लिया किस तरह से आपको इंजरीज हो सकती हैं अपने शोल्डर जॉइंट पे अगर आप गलत तरीके से स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप गलत तरीके से स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं तो उतना असर नहीं आ पाता आपके चेस्ट मसल के मसल फाइबर में जितना आना चाहिए। अब बात करते हैं क्या सही तरीका होता है हमारी चेस्ट मसल को पैसिवली स्ट्रेच करने का, ताकि हमको शोल्डर जॉइंट में कोई नुकसान ना हो और हमारा चेस्ट बड़े इफेक्टिवली तरीके से स्ट्रेच हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम चेस्ट की पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं जो हमारे ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है हमारी ह्यूमरस बोन का, उसको हम ऑब्जेक्ट पे फिक्स कर देते हैं। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर कंधे अपने ले जाकर इस डोर पे फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने चेस्ट को आगे की तरफ खींचता हूँ जिससे मेरे चेस्ट मसल फाइबर स्ट्रेच होते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपने इस ह्यूमरस बोन के हेड को, अपने इस शोल्डर को ऑब्जेक्ट में टिका देते हैं तो यहाँ पर जो आपके शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट हैं, जो टेंडन है, जो यहाँ पर रोटेटर काफ की मसल प्रेजेंट है, खासतौर से सब स्कैपुलरिस मसल, और जो आपके डेल्टॉइड का सामने वाला हिस्सा है, एंटीरियर डेल्टॉइड जिसको हम फ्रंट डेल्ट बोलते हैं, तो इन पे असर कम आता है, इनका एंगेजमेंट कम हो जाता है, इन पे जो एक खिंचाव है वो कम हो जाता है। और जब आप इस तरह से सामने की तरफ अपने चेस्ट को खींचते हैं तो प्योर रूप से ज्यादातर असर आपके चेस्ट मसल फाइबर्स पे आता है। तो जब आप इस चीज को यूज करते हुए अपने चेस्ट मसल की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको जो चेस्ट मसल की पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने से इंजरीज होने के चांसेस हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और आपका चेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेच होता है। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ वीडियो में कि जो इफेक्टिव स्ट्रेचिंग होती है इट इज स्लाइटली अनकंफर्टेबल बट नेवर
पेनफुल, आपको यहाँ पर बहुत दर्द महसूस नहीं होता, बस आपको यहाँ पर एक स्लाइटली अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, यहाँ पर आपको एक सेंसेशन वाइब्रेशन महसूस होती है, तो वही एक अच्छी स्ट्रेचिंग है। अगर आपको बहुत दर्द महसूस हो रहा है स्ट्रेचिंग के दौरान तो वो अच्छी स्ट्रेचिंग नहीं है। तो यह तो आपने जान लिया हमारे पैसिव स्ट्रेचिंग के पीछे जो पूरी एक मैकेनिज्म होता है, जो बिहेवियर होता है, जो पैटर्न होता है और किस तरह से आप इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग के दौरान। अब बात करते हैं किस तरह से आप अपने चेस्ट मसल ग्रुप की परफेक्ट पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले चेस्ट मसल ग्रुप के अंदर जो मसल प्रेजेंट होती हैं जैसे पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर, इनके बारे में जानना पड़ेगा, इनके ओरिजिन इंसर्शन के बारे में जानना पड़ेगा और खास तौर से इनके मसल फाइबर के ओरिएंटेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में इनके मसल फाइबर चलते हैं, ताकि हम उसी डायरेक्शन में अपनी स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करें, ताकि हम बेस्ट रिजल्ट पा सकें, एक मैक्सिमम बेनिफिट पा सकें अपनी इस पैसिव स्ट्रेचिंग का। यहाँ पर जो चेस्ट मसल ग्रुप के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उनके मसल फाइबर के ओरिएंटेशन के बारे में मैंने एक्टिव स्ट्रेचिंग वाले वीडियो में भी बात की थी, यहाँ पर आप इसको फिर से सुन लीजिए ताकि आपका एक बार फिर से अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा चेस्ट मसल ग्रुप होता है इसके अंदर दो मसल होती है, जिसमें से पहली है पेक्टोरालिस मेजर जो कि काफी बड़ी मसल है, लार्ज मसल है और एक सुपरफिशियल मसल है, कहने का मतलब या ऊपर साइड प्रेजेंट होती है जैसे कि आप इसकी इमेज को देख पा रहे होंगे। वहीं जो दूसरी मसल होती है हमारे चेस्ट मसल ग्रुप की वह है पेक्टोरालिस माइनर, जैसे कि आप देख सकते हैं यह काफी छोटी मसल होती है और यह एक डीप मसल है, कहने का मतलब यह हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है, यह अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए डीप मसल है। तो यही दोनों मसल प्रेजेंट होती है हमारे चेस्ट मसल ग्रुप में। तो यहाँ पर क्या सही अप्रोच रहेगा हमारी इस चेस्ट मसल ग्रुप के अंदर जो मसल प्रेजेंट है उनको स्ट्रेच करने का, इसको समझने के लिए हमको हमारे चेस्ट मसल ग्रुप की जो मसल्स हैं इनके ओरिजिन और इंसर्शन को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने इस कोर्स में हमारे चेस्ट मसल के ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा चेस्ट मसल ग्रुप का पेक्टोरालिस मेजर मसल होते हैं इसके दो हेड होते हैं, जिसमें से पहला है क्लेविकुलर हेड, जैसे कि आप इमेज देख पा रहे होंगे यह क्लेविकुलर हेड है, और दूसरा हेड होता है स्टर्नोकोस्टल हेड। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हमारे इस पेक्टोरालिस मेजर मसल के क्लेविकुलर हेड के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्लेविकुलर हेड होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल का, यह ओरिजिनेट होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिडल हाफ ऑफ द क्लेविकल, जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है इसके ओरिजिन पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ इस क्लेविकुलर हेड से ओरिजिनेट होकर हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के जो मसल फाइबर होते हैं वो तिरछे चलते हैं और जाकर इंसर्ट होते हैं हमारे आर्म्स की जो बोन होती है ह्यूमरस वहाँ पर, और ख़ास तौर से जो एग्जैक्ट इंसर्शन पॉइंट होता है वह होता है लेटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस। तो यहाँ पर जो हमने एक चीज़ नोटिस की वह यह कि यहाँ पर जो मसल फाइबर है वह नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अपने चेस्ट मसल ग्रुप की पेक्टोरालिस मेजर मसल को ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर साइड आप नीले कलर से देख पा रहे हैं ये पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर हैं जो क्लेविकुलर हेड से ओरिजिनेट होते हैं। ये क्लेविकल है, क्लेविकल बोन क्या होती है आप जानते हैं, जो यहाँ पर हड्डी प्रेजेंट होती है वो होती है क्लेविकल, और यहाँ से ओरिजिनेट होकर इस क्लेविकुलर हेड से मसल फाइबर ओरिजिनेट होकर जाकर हमारे आर्म्स में जो हड्डी प्रेजेंट होती है ह्यूमरस बोन उसके बाइसेप्टल ग्रुप पर इंसर्ट होते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर हमारे इस पेक्टोरालिस मेजर मसल में आप इस एरिया को देख पा रहे होंगे जो मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है, यह होता है स्टर्नोकोस्टल हेड। यहाँ से पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं और यह भी जाकर इंसर्ट होते हैं इस बाइसेपिटल ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पहले हम इसकी बात करेंगे, क्लेविकुलर हेड से जो मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इनका ओरिजिन पॉइंट होता है यहाँ से और ये जाकर इंसर्ट होते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इनके डायरेक्शन को ड्रॉ करें, मतलब इनके ओरिएंटेशन को ड्रॉ करें कि किस तरह से मसल फाइबर चलते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इनके जो मसल फाइबर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इस तरह से मसल फाइबर जो हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कि 90 डिग्री कब होगा, जब आप हाथ इस तरह से करेंगे, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। और थोड़े से नीचे अगर करेंगे आप तो यहाँ पर हाथ होगा 70 डिग्री। तो नियर अबाउट जो मसल फाइबर की ओरिएंटेशन है, जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, थोड़ा सा 70 डिग्री के आसपास है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हमको हमारे मसल फाइबर जो क्लेविकुलर हेड से ओरिजिनेट हो रहे हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल की, उनकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है तो हमको इसी डायरेक्शन में इनको स्ट्रेच करना पड़ेगा, मतलब नियर अबाउट 70 डिग्री में इनको स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है, इस तरह से ये मसल फाइबर आ रहे हैं, ठीक है।
तो हमको इसी डायरेक्शन में इनको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो जब जब आप इस मसल फाइबर के डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादातर स्ट्रेच आपको हमारे क्लेविकुलर हेड के मसल फाइबर पे ही मिलेगा, ना कि स्टर्नोकोस्टल हेड के मसल फाइबर पे, ठीक है। और स्टर्नोकोस्टल हेड के मसल फाइबर की स्ट्रेचिंग हम थोड़े से आगे वीडियो में सीखेंगे अभी, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं कि किस तरह से आपको हमारे पेक्टोरिस मेजर मसल के जो क्लेविकुलर हेड से मसल फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको स्ट्रेचिंग करना है। यह तो आपने सीख लिया कि किस तरह से आपको स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है हमारे इस पेक्टोरिस मेजर मसल के उन मसल फाइबर्स की जो ओरिजिनेट होते हैं क्लेविकुलर हेड से, ठीक है। अब बात करते हैं कि उन मसल फाइबर को किस तरह से स्ट्रेच करें हमारे इस पेक्टोरिस मेजर मसल के जो ओरिजिनेट होते हैं इस स्टर्नोकोस्टल हेड से। तो जैसे कि आप इस समय इमेज देख सकते हैं कि जो हमारा यह स्टर्नोकोस्टल हेड होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल का, ये काफी बड़े एरिया को कवर अप करता है। यहाँ से बहुत सारे मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। अगर यहाँ पर हम एग्जैक्ट इसके ओरिजिन पॉइंट के बारे में बात करें तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने दर्शाया है हमारे रिब्स के ऊपर, वहां से हमारे यह पेक्टोरिस मेजर मसल के मसल फाइबर इस स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा सुपीरियर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 करके नंबरिंग की है, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और जो तीसरा है वह है अपोनेरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। हमारे इस स्टर्नोकोस्टल के इन पॉइंट से हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो मसल फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं वो जाकर इंसर्ट होते हैं लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यह वही सेम एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के क्लेविकुलर हेड के मसल फाइबर आकर इंसर्ट होते हैं। यहां पर हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल के जो मसल फाइबर है, चाहे वो क्लेविकुलर हेड से आ रहे हैं चाहे वो स्टर्नोकोस्टल हेड से आ रहे हैं, दोनों का इंसर्शन पॉइंट एक ही होता है, जो कि है लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं जो हमारे चेस्ट मसल ग्रुप की पेक्टोरालिस मेजर मसल के मसल फाइबर इस स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट होते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग कैसे परफॉर्म करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्टर्नोकोस्टल हेड से मसल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं वो सब ओरिजिनेट होकर जाकर इसी बाइसेप्टल ग्रुप पर जाकर इंसर्ट होते हैं, जो कि एक कॉमन इंसर्शन पॉइंट होता है क्लेविकुलर हेड से जो मसल फाइबर निकल रहे हैं और जो स्टर्नोकोस्टल हेड से मसल फाइबर निकल रहे हैं, वो दोनों मिलकर आपस में एक ही जगह एक ही पॉइंट पर इंसर्ट होते हैं, जो हमारी ह्यूमरस बोन के बाइसेप्टल ग्रुप पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मसल फाइबर होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है, उनका जो डायरेक्शन होता है वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है और एक कर्व शेप बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से फाइबर निकले और यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो रहे हैं, इस तरह से निकले ऊपर जाकर इंसर्ट हो रहे हैं, इस तरह निकले ऊपर जाकर इंसर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से तक जो मसल फाइबर निकल रहे हैं वो जाकर इसी पॉइंट पर इंसर्ट होते हैं। मतलब ये जो एक पॉइंट है बाइसेप्टल ग्रुप, ये एक कॉमन इंसर्शन पॉइंट होता है हमारे सारे मसल फाइबर जो पेक्टोरालिस मेजर मसल के हैं। तो यहाँ पर इनकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन सबको इकट्ठा करना पड़ता है, उस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे ओरिएंटेशन इस तरफ ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ हो रहे हैं, तो इनको स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने के लिए हमको अपने हाथ को ऊपर उठाना पड़ता है और स्ट्रेच परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि हम इन मसल फाइबर को एक ही डायरेक्शन पर ओरिएंट कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथ को नियर अबाउट 135 डिग्री पे उठाते हैं और फिर उसकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं, ताकि जो इन मसल फाइबर है उनकी डायरेक्शन में हम इनको खींच सके, स्ट्रेच कर सके। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये मसल फाइबर हैं जो स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पर इनका ओरिजिन कैसा होता है, इस तरह से, और यह ऊपर की तरफ जाकर एक ही पॉइंट पर इंसर्ट होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर मुझे इनकी स्ट्रेचिंग करनी है तो मुझे
इनको इनके डायरेक्शन पे ले जाके स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो इनका डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो मुझे हाथ को ऊपर उठाकर इनको इस तरह से स्ट्रेच करना पड़ेगा, तभी हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल के जो मसल फाइबर स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उनकी स्ट्रेचिंग अच्छे से परफॉर्म हो पाएगी। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमको अपने हाथ को ऊपर उठाना पड़ता है 135 डिग्री पे, ताकि इन मसल फाइबर की अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग हो सके। जिस डायरेक्शन में मसल फाइबर मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम इनको खींच सके, इसलिए स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सके। चलिए हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरह से हमको पेक्टोरलिस मेजर मसल के जो मसल फाइबर स्टर्नोकोस्टल हेड से ओरिजिनेट होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है। तो यह तो आपने जान लिया कि किस तरह से हमारे इस पेक्टोरलिस मेजर मसल के मसल फाइबर्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी जो चेस्ट मसल ग्रुप की दूसरी मसल है, जो कि है पेक्टोरलिस माइनर, जो कि छोटी मसल है, जो कि एक डीप मसल है, जो हमारी इस पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे प्रेजेंट होती है, उसको किस तरह से हम स्ट्रेचिंग परफॉर्म करें। तो यहाँ पर भी सेम हमको इस पेक्टोरलिस माइनर मसल की स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने के लिए इसके भी मसल फाइबर का जो ओरिएंटेशन है और जो इंसर्शन है, जो डायरेक्शन है, वो समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारी यह पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है, यह ओरिजिनेट होती है तीसरी, चौथी और पांचवी रिब से, जैसे कि आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ से ओरिजिनेट होकर यह ऊपर की तरफ चलती है और जाकर इंसर्ट होती है हमारे सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुले, जैसे कि आप इस समय इसकी एग्जैक्ट इंसर्शन पॉइंट को देख पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी यह पेक्टोरलिस माइनर मसल है, जो हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे प्रेजेंट है, यह ओरिजिनेट होती है हमारी तीसरी, चौथी, पांचवी रिब से, और यह ऊपर की तरफ चलती है और जाकर इंसर्ट होती है हमारे स्कैपुला के कोराकॉइड प्रोसेस में। जैसे कि आप हमारे स्कैपुला को जानते हैं, हमारे स्केलेटन के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है स्कैपुला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इसके सबसे सामने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रेड कलर से मार्क किया गया। तो इसी प्रोसेस पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल। यहाँ पर हमारे इस पेक्टोरलिस माइनर मसल के जो मसल फाइबर का जो ओरिएंटेशन है वो ऊपर की तरफ है, यह ऊपर की तरफ चल रही है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ अगर हमको इस मसल को स्ट्रेच करना है, हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल को स्ट्रेच करना है, तो इसको इसी के डायरेक्शन में स्ट्रेच करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल है। ठीक है, यहाँ भी यह इस तरह से अरेंज है, तो अगर हमको इसकी स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है तो हमको इसको खींचना पड़ेगा इसके डायरेक्शन में इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह मसल हमारे स्कैपुला से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो स्कैपुला को अगर हमको स्ट्रेच करना है तो इसको रोटेट कराना पड़ता है। तो इसको रोटेट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों को ऊपर उठाना पड़ेगा और फिर उसको स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब हम अपने हाथ को इस तरह से 160 डिग्री पे उठाते हैं तो यह बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाती है हमारे पेक्टोरलिस माइनर मसल को। ठीक है, और फिर हम इसी डायरेक्शन में अपने हाथों को स्ट्रेच करते हैं, जिससे हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल में स्ट्रेच आता है, खिंचाव आता है। चलिए मैं आपको इस पेक्टोरलिस माइनर मसल की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करके बताता हूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि किस तरह से हमको यह डिग्री अचीव करनी है।
सो वीडियो में अभी तक आपने जान लिया कि किस तरह से आप हमारी चेस्ट मसल ग्रुप की पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने जाना हमारी चेस्ट मसल ग्रुप में दो मसल होती हैं जो कि है पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो काफी बड़ी मसल होती है और इसके दो हेड होते हैं, और इसलिए यहाँ पर हमने इसकी दो स्ट्रेचिंग परफॉर्म की। और वहीं जो दूसरी तरफ हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल होती है, इसके लिए हमने एक स्ट्रेचिंग परफॉर्म की। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये 3 पैसिव स्ट्रेचिंग बताई, ये तीनों बेस्ट पैसिव स्ट्रेचिंग रहेंगी हमारे चेस्ट मसल ग्रुप को स्ट्रेच करने के लिए हमारे इंटेंस चेस्ट वर्कआउट के बाद। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपकी लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।